आप तक आवाज़ आ रही है मेरी ठीक से? जी सर। ओके। तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और उनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि अगर हमारी स्पेसेस फ्लैट हैं तो उस सूरत में ये होता है कि जैसे मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि जो एक्स्ट्रा फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम डेरिवेटिव्स जो यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पे ले रहे हैं, ये बेसिकली करस्पॉन्ड कर रहे हैं इस तरीके से कि अगर एक वेक्टर फर्ज करें यहाँ पर है, ये कोई फॉर एग्जांपल एक्स, बल्कि ये कहिए कि ये कोई जगह एक्स है, ठीक है, और इस वेक्टर को लेके आके हम यहाँ पे लेकर आ गए, ठीक है, तो ये जगह एक्स प्लस डी एक्स है, ठीक है। तो ये जो फ्लैट स्पेसेस में चूंकि ये चीज़ बिल्कुल फ्लैट होती है, तो यानी कि जो हम डेरिवेटिव इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो ले रहे होते हैं वो हम कॉमन निकाल के यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये चीज़ सिंपल इस तरीके से लिख दी जाती है, और हम एक एक वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जो कर्व्ड स्पेसेस हैं वहाँ पर ये जो फैक्टर्स आ रहे हैं ये कॉमन नहीं निकाले जा सकते, और इसकी वजह से हम एक वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन उसमें कर्व स्पेसेस में अगर हम वेक्टर कैलकुलस करना चाहेंगे, यानी कि उसके डेरिवेटिव्स वगैरह लेना चाहेंगे, तो वो हम इस तरीके से नहीं ले सकते। तो उसके लिए जो चीज़ हमें करनी पड़ती है वो ये कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो इस किताब में कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स को उसमें एक मेरे ख्याल से एक अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि टेक्निकल डिटेल्स में नहीं गया, बल्कि इसमें आपको काफ़ी कहना चाहिए कि ऑपरेशनल अप्रोच दी है कि कैलकुलेशन करें और खुद ब खुद चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाएं। तो देखिए, जो फोर वेलोसिटी है वो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखा कि जो कि इस तरीके से लिखी जा सकती है, यू यू न्यू इज इक्वल टू डी एक्स न्यू डी टाउ, वेयर डी टाउ इज द प्रॉपर टाइम ऑफ द पार्टिकल, या जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं। अब अगर हमारा वास्ता ये जो है, अगर हम ज्योडेसिक इक्वेशन लिखना चाहेंगे, तो आप जानते हैं कि बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन है इन 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 एनी जनरलाइज्ड स्पेस, जो कि हमने 1.7 में देखी थी। वहाँ आपको याद है कि ये चीज़, यही इक्वेशन हमने कुछ इस तरीके से करके लिखी थी कि एक्स डबल डॉट प्लस ये क्रिस्टोफर सिम्बल्स और एक्स डॉट एंड एक्स डॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि जो न्यूटोनियन लॉज हैं उनको लिखने का ये मोस्ट जनरलाइज वे है। मैंने अभी अपने आप से कोई इसके ऊपर इंडेक्स नहीं डाले। अगर इफ़ यू रियली विश टू, आप यहाँ पे इंडेक्स डाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कि आप लेट्स से यहाँ पे और ये लिखना कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि आपको बस एक एक इंडेक्स बचाना होता है। एक इंडेक्स यहाँ पे रख लें, यहाँ पे आप रॉ सिग्मा डाल लें, तो यहाँ पे रॉ और सिग्मा आ जाएंगे, ठीक है। चूँकि फ्लैट स्पेसेस में ये जो क्रिस्टोफर सिंबल्स होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, तो हमारे पास सिंपल जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये बचती है, ठीक है। इसमें हमने जो एम वगैरह की टर्म है उनको हमने फर्स्ट का यूनिट वगैरह ले लिया है, सिंपल। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ये बेसिकली वही इक्वेशन है कि एफ इक्वल्स टू ज़ीरो हो, राइट, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू ज़ीरो हो। तो बेसिकली न्यूटन लॉज लिखे हुए हैं। लेकिन चूंकि कर्व ये जनरलाइज स्पेसेस में हमारा वास्ते कर्वेचर्स वगैरह से पड़ता है, तो इसलिए ये क्रिस्टोफर सिंबल्स वगैरह वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इस टॉपिक में इसने यहाँ के क्या किया, और चूँकि ये एक्सेलरेशन है, तो ये भी आप देखें एक्सेलरेशन ही है। यहाँ पर ये जो डी यू म्यू है, इसके डेरिवेटिव्स ये डी टाउस के साथ ले रहे हैं, उसके पार्टिकल के जो क्या जो वो क्या कहलाते हैं प्रॉपर टाइम, उसके लिहाज से इसका डेरिवेटिव लिया है। तो ये स्टिल इज एन एक्सेलरेशन, और ये क्रिस्टोफर सिंबल आ गया, ये यू रॉ आ गया, और ये उसने वेलोसिटी लिख दी है। फिर इसी इक्वेशन को उसने और कॉम्पैक्ट करके इस तरह लिख दिया कि ये डी
अब ये थोड़ा सिंबल्स का है, आप सिंबल से परेशान मत होइएगा कि ये हम तो नॉर्मली स्मॉल डी या पार्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहाँ से कैपिटल डी कहाँ से आ गया। बहरहाल ये नॉर्मली जो लिटरेचर है उसमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स वगैरह इस तरीके से डिफाइन की जाती हैं, कैपिटल डी से ही हैं। अगर हम पार्टिकल फिजिक्स में भी गेज थ्योरीज वगैरह तक पहुंच पाते हैं तो वहाँ पर भी ये डी म्यू इस तरह करके लिखा जाता है। तो ये पार्टिकल फिजिक्स और जनरल रिलेटिविटी की ये थोड़ा सा नोटेशंस का फ़र्क है। यहाँ पे इसको डी म्यू कहते हैं, वहाँ यहाँ सिर्फ इसको डी वगैरह के ज़रिए से जाहिर कर देते हैं, और फिर हमें देखना पड़ता है कि डी की डेफिनेशन क्या है, यहाँ स्लाइटली डिफरेंट है। बहरहाल तो ये डी को इसने फिर इस तरह डिफाइन किया कि दरअसल डी ये हम इसको इस तरह ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये डी टाओ जब इसके ऊपर लगेगा तो यही क्वेश्चन आपके पास अ, वापस आ जाएगी। फिर डी एक्स न्यू को इसमें से कॉमन निकाल दिया, ये चीज़ आपके पास बच गई। ठीक है। अब वो क्या है कि वी विल नॉट शो दैट डी यू म्यू इज द नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ ऑफ डी म्यू, राइट, डी यू म्यू। तो ये कह रहा है कि ये जो हम नॉर्मली वेक्टर्स की जो डिफरेंशियल्स लिखते थे पहले, अब उनकी जो जनरलाइजेशन होगी इन एनी काइंड ऑफ स्पेस, जो कि कर्व भी हो सकती है, फ्लैट भी हो सकती है, वट, वो हम इस तरह से लिखेंगे फॉर जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड दैट द पार्शियल डेरिवेटिव दिस जनरलाइजेस टू द कोवेरिएंट डेरिवेटिव दिस वन। और जो जो हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव्स थे दे विल कन्वर्ट इनटू कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ओके। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं अपने आप को करेक्ट करूँ कि ये सिम्बल्स का थोड़ा फ़र्क है। ये चीज़ जो मैंने कही थी ये वो वाली चीज़ नहीं है। बेसिकली जो ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव कह रहा है वो ये है, क्योंकि पार्टिकल फिजिक्स में हम इसको इस तरह लिखते हैं और यहाँ पे ये इसको उस तरह लिख रहा है, राइट। तो ये ख्याल रखिएगा कि ये अगर सिर्फ हम डेल लगा बना दें या जिसको नेबुला कहते हैं, ये अगर इस तरह लिखा हो तो ये 3 डायमेंशनल को शो करेगा, और अगर ये म्यू लगा दें तो ये 4 या हायर डायमेंशन को शो करेगा। डिपेंड करेगा कि म्यू की वैल्यू कहाँ से, म्यू की जो इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है। बट चूँकि हम 4 डायमेंशन में भी फिलहाल रहेंगे तो ये 4 डायमेंशनल डेरिवेटिव्स को शो करेगा, बट द कोवेरिएंट डेरिवेटिव नॉट द पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है। ओके। सो अब हम ये देखेंगे कि इन द केस ऑफ 4 वेक्टर, लाइक दिस वन है, हम ये जो डिफरेंशियल लिखा हुआ है डी म्यू यू, उसको हम इस तरह से जो है वो मैं लिख सकते हैं। बेसिकली इसने क्या किया है कि ये जो इक्वेशन 5.4 है, इस पूरी चीज़ को इसने डिफरेंशियल कह दिया है, ये दिस वन। ठीक, और इसमें से आप अगर यू कॉमन निकाल दें तो ये एग्जैक्टली यही यही क्वेश्चन जो है वो बन जाती है। और अब ये और अब जो ये साबित करने वाला है वो ये कि ये जो पूरी टर्म है डी यू म्यू, ये एज ए काइंड ऑफ ए वेक्टर की तरह या मिक्स टेंसर की तरह ये ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि देखें यहाँ डेल म्यू म्यू यू है। ठीक है। तो उसूली तौर पे हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स होंगे, आपको ये बात याद होगी कि अगर हमारे पास मिक्स टेंसर हो फॉर एग्जांपल इस तरह का, ठीक है, तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स जो हमें डिक्टेट करते हैं वो ये कि एक म्यू यहाँ आएगा, एक म्यू यहाँ आएगा, और यहाँ पे हमारे पास समथिंग लाइक रॉ और सिग्मा, और ये इस तरीके से कि यहाँ पे हमारे पास सिग्मा आ जाएगा और यहाँ रॉ आ जाएगा। ठीक है। सॉरी, ड्रॉ इधर और सिग्मा इधर। तो ये एक मिक्स टेंसर इन जनरल इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है। तो और आपको ये भी याद होगा कि ये जो मैंने यहाँ पे लैम्डाज लिखे हुए हैं ये बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं, ओल्ड कोऑर्डिनेट के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द न्यू कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो ये ये चीज़ें इस तरीके, मतलब एक मिक्स टेंसर, क्योंकि ये भी आप देखिए मिक्स टेंसर है, राइट। मतलब मैं ये जो मैंने डेल लिखा हुआ है, मैं इन प्रिंसिपल इसको ऐसे भी सिम्बॉलिकली लिख सकता हूँ कि ये न्यू म्यू करके लिख सकता हूँ मैं। आई मीन इट्स द सेम थिंग, सिर्फ डिफाइन करना होगा कि मैं इसको कैसे डिफाइन कर रहा हूँ। तो अब
ये जो डेल न्यू म्यू यू है, ये इस तरीके से लिखा गया है। अब अगर हम इसमें से हर टर्म को ट्रांसफॉर्म करें, जैसे ये टर्म है इसको ट्रांसफॉर्म करें नए कोऑर्डिनेट्स में, और इसको ट्रांसफॉर्म करें और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करें, ये तीनों जो इसकी इस इक्वेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें अलग-अलग ट्रांसफॉर्म करना होगा। एंड देन व्हेन वी कंबाइन देम, जो उसकी समहाउ सूरत बननी चाहिए वो कुछ इस तरह की हो कि जिस तरह से ये एक मिक्स टेंसर ट्रांसफॉर्म होता है कि आपके पास दो जो है वो डेरिवेटिव्स आ रहे हों, राइट, और फिर ये पूरी टर्म आपके पास वापस आ रही हो, तो दैट विल शो दैट कि ये एक वेक्टर की तरह, एक मिक्स टेंसर की तरह ये जो है वो बिहेव कर रहा है। अगर इस तरह होगा तो हम ये कहेंगे हाँ वाक़ईतन कि ये जो चीज़ हमने बनाई है, ये ये प्रॉपरली जो है वो बिहेव कर रही है, और अब हम ये कह सकेंगे कि हम एक वेक्टर को जनरलाइज स्पेस में किस तरीके से उसकी डेरिवेटिव ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ जो हमारी अटैम्प्ट थी वो फेल हो गई थी। स्केलर है उसके लिए तो सही है, लेकिन एक वेक्टर के साथ हम इस तरह करना चाहेंगे तो वो पहले हम नहीं कर पाए थे। लेकिन अब चूंकि हमने क्रिस्टोफर सिंबल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, और प्लस हम एक नए तरह का जो है डेरिवेटिव हमने इंट्रोड्यूस कराया है, तो वी विल सी दैट के नाउ इट वर्क्स। ओके, ऑलराइट, सो अब वो ये क्या करेगा कि ये जो पूरी डेफिनेशन है इसमें से इसमें जो तीन टर्म्स हैं एक एक करके उसको उठाएगा और उनको उनको जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे इसने कहा कि वी विल चेक दैट द कंपोनेंट्स ऑफ डेल म्यू यू ट्रांसफॉर्म एज अ टेंसर, मिक्स टेंसर है ना, क्योंकि एक एक इंडेक्स ऊपर है और एक नीचे है। तो इसने फर्स्ट टर्म उठाई, ठीक है, कि भाई इसको हम न्यू कोऑर्डिनेट में इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप तो ये चीज़ आपके लिए देखना कोई इतना बड़ा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा कि ये पूरी टर्म जो है वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, और जब आप इसको पूरा इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नॉन लीनियर टर्म भी यानी कि डबल डेरिवेटिव भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये याद रखिएगा, देखिए अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, क्योंकि मेरे लिए थोड़ी सी चीज़ें ऑब्वियस हैं लेकिन आपके लिए ऑब्वियस नहीं है, तो आप सवाल कर सकते हैं। देखिए ये दो डेरिवेटिव इस वजह से आ रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है इस ऑपरेटर की, पार्शल बाय पार्शल एक्स प्राइम न्यू की, तो ये पहला वाला डेरिवेटिव जो आ रहा है वो उस वजह से, ये बेसिकली दीज आर काइंड ऑफ लैम्डास, ट्रांसफॉर्मेशन के जो मैट्रिसेस होते हैं ना, ये वही तो एलिमेंट्स ही तो लिखे हुए हैं। और ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये यू म्यू प्राइम की वजह से आ रहा है। आप देखें यू म्यू प्राइम और ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इस वजह से आपके पास यहाँ पे दो डेरिवेटिव आ रहे हैं, एक ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का एलिमेंट है, और ये दूसरा, क्योंकि यहाँ दो इंडेक्स हैं तो आपके पास दो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होने चाहिए। ठीक है, फिर आप इसको यकीनी तौर पे आपको खोलना पड़ेगा, यू इंटू वी लगाइए और इसको खोल दीजिए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई इतने हिस्से की। ठीक है, नाउ जो ज़्यादा बड़ा पार्ट है वो क्रिस्टोफर सिंबल्स का है। आप जानते हैं कि क्रिस्टोफर सिंबल्स इस तरीके से लिखे जाते हैं, राइट, ये लैम्डा प्राइम जो है वो लैम्डा यू न्यू रॉ न्यू। ठीक है, तो ये प्राइम सिस्टम में इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप ये देखें कि प्राइम सिस्टम में एक एक ये टेंसर है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, और फिर ये जो इसके अंदर लिखे हुए हैं ये अपनी जगह है। तो फिर इनमें से हर टर्म जो है वो जिस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड किया है, राइट, इसमें क्योंकि देखिए एक तो ये जो हमारे पास मिक्स सॉरी जी म्यू न्यू है, राइट, एक तो ये एक्सपेंड होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस वजह से आपके पास ये यहाँ तक कहाँ गया, यस, ये इसके लिए देखिए ये म्यू और इस सिग्मा के लिए ये दो डेरिवेटिव्स आ गए, और ये जी लैम्डा जी अल्फा बीटा आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो अंदर हमारे पास, क्योंकि ये तीन है ना, तो हर एक की हमें अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये जो पार्शल एक्स एक्स प्राइम न्यू है, ठीक है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखी। आप इसको पहचान सकते हैं
आप अगर इनके इंडाइसिस को प्रॉपरली फॉलो करें कि कौन सा इंडेक्स कहाँ लगा हुआ है, तो ये जो पहले दो डेरिवेटिव्स हैं ये आ रहे हैं इसकी वजह से, ये जो जी प्राइम म्यू म्यू सिग्मा है, ठीक है, ये उसके ट्रांसफॉर्मेशन हैं। और फिर ये जी अल्फा बीटा आ गए। फिर फिर थर्ड, ये जो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं इसकी वजह से, जो नीचे ये जो ऑपरेटर लिखा हुआ है पार्शल बाय पार्शल एक्स न्यू प्राइम, ठीक है, ये उसके डेरिवेटिव्स हैं। और इसके ट्रांसफॉर्मेशन के आप डेरिवेटिव्स कह सकते हैं, ये मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं। एंड देन वी हैव दिस अगेन जी प्राइम रॉ सिग्मा, ये सिग्मा रॉ। तो चूंकि ये दो इंडेक्स हैं तो हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें डेरिवेटिव्स आने चाहिए, वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि सिग्मा रॉ और फिर ये इंडेक्सेस को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड वन वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, तो बकिया तो वैसे ही होंगी। इसी तरह सेकंड टर्म होगी, इसी तरह थर्ड टर्म होगी। तो आप देख सकते हैं ये तीन टर्म्स आपके पास यहाँ से आएंगे। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि फिर उसके बाद आप देखें कि ये जो डेरिवेटिव है ये इन तीन टर्म्स के ऊपर लग रहा है। सो दैट विल रियली ये इसको और फर्दर एक्सटेंड कराएगा। तो यही वजह है कि उसने फिर इन तीनों टर्म को अलहदा लिया है और फिर खोलेगा, और फिर जब वो हम उसको ऐड करेंगे तो फिर कुछ चीज़ें आपस में कटेंगी और कटने के बाद फिर चीज़ें सिंप्लीफाइड होंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये पहले फर्स्ट टर्म उठा रहा है, दिस वन, राइट, ये वाली जो टर्म है उसको उठा रहेगा एंड देन स्टार्ट एक्सपेंडिंग इट। अब इसको आप जो है एक्सपेंड करते चले जाइए। अब ये सिर्फ बैठ के करने वाली चीज़ है, इसमें और कोई चीज़ समझा ही नहीं जा सकती, क्योंकि सिर्फ मैथमेटिक्स है, आपको डेरिवेटिव्स रहने, कैलकुलस आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। तो वो आप यू इन टू वी लगाते चले जाइए, तो ये तो सॉल्व हो जाएगी आपके पास इवेंचुअली। व्हेन द डस्ट सेटल्स डाउन ये इक्वेशन बचेगी। ठीक है, और इन द सेम वे जो आपके पास सेकंड टर्म है उसको भी आपको एक्सपेंड करना होगा। इन द सेम वे जो आपको थर्ड टर्म है उसको आप एक्सपेंड करेंगे एंड देन यू विल हैव टू ऐड देम। जब आप ऐड करेंगे कुछ चीज़ें आपस में कैंसिल आउट होंगी, और फिर आपके पास जो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है आई मीन क्रिस्टोफर सिंबल की, वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। एंड दैट विल शो यू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि क्रिस्टोफर सिंबल्स जो हैं दे डू नॉट ट्रांसफॉर्म लाइक ए टेंसर, राइट। अगर ये टेंसर की तरह ट्रांसफॉर्म होते तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ गई है ये नहीं आती, क्योंकि होना ये चाहिए कि ये अगर थर्ड रैंक टेंसर हो तो आपके पास तीन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ जाएं और और फिर ये क्रिस्टोफर सिंबल आ जाए। ये जो एक्स्ट्रा टर्म आई है दैट दैट इज स्पॉइलिंग इट्स नेचर बीइंग एज यू नो थ्री रैंक टेंसर। तो क्रिस्टोफर सिंबल्स टेंसर नहीं है। तो ये एक तरह की अक्सर किताबों की एक्सरसाइजेज में सवाल दिया होता है कि शो दैट द क्रिस्टोफर सिंबल इज नॉट अ टेंसर। तो बावजूद इस बात के कि इसके ऊपर तीन इंडेक्स लगे हुए हैं और हम शायद हम ये टेम्प्ट करें कि कोई भी चीज़ जिसके ऊपर इंडेक्स लगे हुए हों शायद वो टेंसर हो, तो ऐसा नहीं है। वी ऑलवेज हैव टू चेक इट्स नेचर बाय डूइंग द जनरल कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि ये प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म होता है या नहीं होता, लाइक ए टेंसर, लाइक ए वेक्टर और सो ऑन। फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताती है कि ये इसकी नेचर क्या है। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि क्रिस्टोफर सिंबल्स जो हैं या फाइन कनेक्शन जिसे हम बाज़ दफ़ा कहते हैं, दे आर नॉट टेंसर्स, राइट। अच्छा, अब क्या होगा? अब चूंकि ये जो हमारे पास एक ही टर्म रह गई थी, यू प्राइम रॉ, राइट, उसको ट्रांसफॉर्म करना तो बहुत ही आसान था। ठीक है, इसलिए उसने कोई उसकी अलहदा से उसने कोई काम नहीं किया, बस वो आखिर में ऐड कर देगा ज़रा सी वो चीज़। तो आप देखिए कि अगर हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो बेसिकली ये जो प्राइम सिस्टम के अंदर ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी, अब वो इन तमाम चीज़ों को जो उसने अभी ऐड की हैं, आई मीन बेसिकली ट्रांसफॉर्म की हैं, उनको ऐड करेगा। तो ये हिस्सा आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट टर्म से आया है जो हमने अभी कैलकुलेट की थी, पार्शल यू प्राइम यू ओवर पार्शल एक्स न्यू प्राइम। ओके, और ये हिस्सा हमारे पास जो है ये इतना हिस्सा जो आ रहा है, दिस प्लस दिस, ये जो अब अभी हमने देखा था
आई मीन क्रिस्टोफर सिम्बल्स की ट्रांसफॉर्मेशन से आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि जो आखिरी हिस्सा है, कहाँ गया, ये वाला हिस्सा, ये ये बेसिकली करस्पॉन्ड कर रहा है, ये जो हमारे पास फोर फोर वेलोसिटी यू प्राइम रॉ लिखी हुई है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस होल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब अब सिर्फ क्या करना है हमें कि इसको थोड़ा सा चीज़ों को रीअरेंज करना है। ठीक है, रीअरेंज हम इसलिए कर रहे हैं कि यकीनी तौर पे ये इस वक्त बहुत ज़्यादा कहना चाहिए इन्वॉल्व किस्म की क्वेश्चन बन गई है, तो हमें ज़रा सा चीज़ों को अरेंज करेंगे तो कुछ चीज़ें हमारे पर वाजे होंगी कि कुछ चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और या हम उन्हें कुछ आर्गूमेंट दे के हम उनको ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, तो आप ये आप देखिए कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और यहाँ इसमें भी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ओके, अब सिर्फ उसने इसको रीअरेंज किया है, और कोई इसमें एज सच कोई नई बात नहीं है। अच्छा, अब वो यहाँ पे इसने एक काम ये किया है कि देखिए आपने देखा होगा कुछ टर्म्स इसमें से गायब हुई हैं। ठीक है, ये सारी रीअरेंजमेंट करने से, और क्यों गायब हुई हैं, वो ये इस तरह गायब हुई हैं कि देखिए अगर हमारे पास इस तरह की टर्म्स लिखी हुई हो, पार्शियल एक्स अल्फा होगा, पार्शियल एक्स प्राइम न्यू, और पार्शियल एक्स प्राइम न्यू ओवर पार्शियल एक्स अल्फा, तो चूंकि ये टर्म्स कॉन्ट्रैक्टेड टर्म्स हैं, तो वी कैन सिंपली राइट देम लाइक दिस। ठीक है, और फिर हम म्यू को न्यू के बराबर कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो, अदरवाइज यहाँ छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह ये पूरी टर्म इसके बराबर हो जाएगी, और फिर ये जो पूरी टर्म है, राइट, ये टर्म जो है वो बेसिकली इसका सम जो है वो ज़ीरो हो रहा है। इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सा गौर करें, समझ में आ जाएगा। या ये कह लीजिए कि ये इसको उठा के उसके बराबर, मतलब उसने एक तरह के आपको हिंट दे ही दी है कि ये चूंकि इसके बराबर हो सकता है, तो इसको आप इससे रिप्लेस करें तो कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी आपके पास, राइट। तो ये सारी चीज़ें जब हम जो हमारे पास ये 5.22 है, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखिएगा कि चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, और कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी प्राइम से अनप्राइम में, वो इस तरीके से आ जाएगी। तो जो कि बेसिकली एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन है एक मिक्स टेंसर की। जैसे आपको याद है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इफ आई ये जो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, या क्योंकि ये सेकंड रैंक टेंसर बन रहा है ना, इसको हमने इस तरह लिखा था, न्यू म्यू यू म्यू, ऐसे लिखा था ना। तो हम इस चीज़ को सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये प्राइम सिस्टम में है तो क्या होगी, इस तरीके से होगी, न्यू म्यू, यहाँ पे हमने लेट्स से सिग्मा और रॉ डाल दिए, तो ये जो नया लिखा जाएगा अनप्राइम सिस्टम में, तो यहाँ हमारे पास म्यू आएगा, और सॉरी यहाँ रॉ आएगा, यहाँ सॉरी सिग्मा, और यहाँ रॉ आ जाएगा। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्सेस आएंगे, और हर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बेसिकली एक डेरिवेटिव को शो करता है। तो आप देखें कि एक डेरिवेटिव ये आ गया, दूसरा डेरिवेटिव ये आ गया, और ये पूरी चीज़ दरअसल क्या है, ये यही मिक्स रैंक टेंसर है। तो दैट मीन्स कि ये जो डेल न्यू म्यू यू है, इट ट्रांसफॉर्म लाइक ए मिक्स टेंसर। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि अ टेंसर ऑफ टाइप 1,1, राइट। हम जानते हैं कि जो रैंक जो इस तरह के टेंसर होते हैं, राइट, वो मिक्स टेंसर नहीं होते, उनका मतलब होता है कि कुछ इस तरह के हैं, और अगर हम 2,0 लिखें तो वो फिर इस तरह के होते हैं, राइट। ये मिक्स टेंसर है, तो ये एग्जैक्टली एक और प्रॉपरली ट्रांसफॉर्म हो रहा है लाइक ए मिक्स टेंसर, राइट। अच्छा, तो ये बात हमें पता चल गई कि हम जनरलाइज स्पेसेस में पार्शियल जो डेरिवेटिव्स हैं उनको किस तरह रिप्लेस करेंगे। सो वी विल रिप्लेस देम बाय दिस ऑपरेटर, या यूँ कह लीजिए। ठीक है, और उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है।
अभी हमने देखी। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी है कि वेक्टर्स को हम जो ट्रांसफॉर्म कराएंगे वो हम किस तरीके से कराएं, राइट। ये ये तो हमने जो चीज़ देखी है कि डेरिवेटिव्स हम कैसे लेंगे। अब अगर हम ये देखना चाह रहे हैं, फर्ज करें कि कर्व स्पेसेस हैं, एक वेक्टर यहाँ पर है, दूसरा वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है। तो अब अगर हम इन दो वेक्टर्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं, राइट, तो अब इनके अगर मैं डेरिवेटिव लेने और इनको कंपेयर करना है, तो या तो इस वेक्टर को उठा के हम इधर लेकर आएँ, या फिर इस वेक्टर को उठा के इसकी जगह पर लेकर जाएं, राइट। तो वो जो लेके जाने का जो अमल है वो किस तरीके का होना चाहिए, क्या किसी भी तरह से वेक्टर को हम उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा सकते हैं? तो उसका जवाब है कि नहीं, इस तरह नहीं किया जा सकता। उसका एक प्रॉपर तरीका है, और वो जो प्रॉपर तरीका है वो दरअसल ये कहलाता है कि पैरेलल ट्रांसपोर्ट का तरीका कहलाता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होनी है वो हम ज़रा देखेंगे, और ये इसने बहुत ही सिंपल सिंपल तरीक़े से की है। इसने बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं की है, ठीक है। अच्छा, ये याद बात भी याद रखिएगा कि देखिए, वेक्टर्स जो हैं वो हमारी कर्व स्पेसिस पर टेंजेंट होते हैं, राइट। तो वो बुनियादी तौर पर वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो अगर फर्ज करें कि हमारे पास एक एक वेक्टर है, राइट, क्या नाम है, वेक्टर वी है, और उसको हमने किसी पॉइंट ए के ऊपर डिफाइन किया है, जो कि इस तरीके का है, और उसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ वी एक्स और लाइक से वी वाई है। अब फिर हम उस वेक्टर को एक दूसरे पॉइंट पर लेकर गए, राइट, नेबरिंग पॉइंट है, जो कि एक्स म्यू प्लस डी एक्स म्यू है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये जो हमारे पास वेक्टर लिखा हुआ है जिसके कंपोनेंट वी एक्स और वी वाई हैं, इसको अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट में लिखें तो वो वी आर और लेट से वी थीटा होंगे, ठीक है। अब हम इस वेक्टर को उठा के किसी नेबरिंग पॉइंट पे लेकर जाएं, दैट इज एट पॉइंट बी, जो कि एक्स म्यू प्लस डी एक्स म्यू है। ज़रा से हमने इसको इनफाइनेटेसिमली मूव कराया है, तो उससे क्या होगा, वो इस तरह से उससे होना चाहिए कि ये जो कंपोनेंट हैं ये तो बेसिकली चेंज नहीं हो रहे। ये एक सिंपल एग्जांपल है इसके अंदर जो हम कंसिडर कर रहे हैं, कि हमने इसको इस तरह लिखा है कि, और इसकी फिगर पीछे दी हुई है। चले हम पहले फिगर देख लेते हैं। ये आपके सामने फिगर आ रही है। ये ये वेक्टर वी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम उठाकर, जैसे ये पर्पल जो वेक्टर है, या ये एरो शो कर रहा है, इस वेक्टर को उठा के हम यहाँ पे लेके गए, ठीक है। अच्छा, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अगर देखिए, इसमें देखिए दोनों कोऑर्डिनेट बनाए हुए हैं। ये कर्व, ये जो आपको ग्रिड लग रही है कर्व वाली, ये बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये जो एक्सिस हैं, ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस हैं कार्टेशियन के, ठीक है। अच्छा, अब इसी वेक्टर के दो कंपोनेंट हमने पोलर में भी हम लिख सकते हैं, वी आर और वी थीटा। तो जब हम इस वेक्टर को उठाकर इस तरफ लेके गए, तो इसके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो एज सच जो है वो चेंज नहीं हो रहे, लेकिन इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं वो बहरहाल चेंज हो रहे हैं। तो ये जो वी डबल है, ये दरअसल शो कर रहा है कि वी पैरेलल ट्रांसपोर्ट करने के बाद जो वेक्टर है वो है। और फिर उसकी करस्पॉन्डिंग जो उसका रेडियल कंपोनेंट है वो लिखा है, और जो उसका थीटा कंपोनेंट है वो लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे थीटा कंपोनेंट है, ये बिल्कुल इसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो गई है। और जो वी आर है, ये भी, क्योंकि ये पहले इधर था, अब इधर आने के बाद ये यहाँ चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपोनेंट जो है वो चेंज हो गए हैं। सिर्फ हमने इसको एक्स म्यू से उठा के हम
जो है वो उसको डी एक्स एक्स म्यू प्लस डी एक्स म्यू क्यू कर लेते हैं, राइट। तो अब इस तरह की जो कंफ्यूजन है वो हमें दूर करनी है कि ये जो इस तरह की कंफ्यूजन आ सकती है इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो जो हम तरीका डिवाइस करेंगे वो ये होगा कि पैरेलल ट्रांसपोर्टेशन हमें वेक्टर से करनी पड़ेगी। जब भी हम इस तरीके से वेक्टर्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफॉर्म कराएंगे तो जो इस किस्म की एम्बिग्युइटी आ सकती है वो नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब एक सेकंड, हम कहाँ पे थे, राइट। तो अब वो ये क्लेम कर रहा है कि देखिए हम अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो ये जो वेक्टर को हम पैरेलल ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं उसको वो उसूली तौर पे इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, यानी कि वी म्यू उसको हम उठा के ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं एंड इट शुड ट्रांसफॉर्म लाइक दिस वी एम यू माइनस दिस क्रिस्टोफर सिंबल एट एक्स ए और फिर वी ए, यानी कि वी जो है एट ए एंड डी एक्स रॉ, यानी कि हम ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो ए पे हमने वी म्यू डिफाइन किया हुआ है उसमें से हम ये हिस्सा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हम जो वेक्टर हमें मिलेगा वो वेक्टर मिलेगा जो हमने पैरेलल ट्रांसपोर्ट कराया है फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि वेक्टर जो हैं वो कर्व्ड स्पेसेस में इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होंगे। नॉर्मली अभी तक जो हम देखते आ रहे थे वो वेक्टर बस इस तरह से थे कि वी म्यू हमने ट्रांसफॉर्म कराया वी म्यू प्राइम पे तो बस वो एक हमने इस तरह से डाल दिया और कहा और ये कह दिया कि बस वो हमें ट्रांसफॉर्म हो गया। सॉरी, मैं इसको ज़रा क्लियरली लिखूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके व्हाट आई एम रियली टॉकिंग अबाउट। देखिए, अब तक जो हम फ्लैट स्पेसेस की बात करें तो उसमें एक एक वेक्टर इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स डाला, ये म्यू प्राइम म्यू आ गया, ये न्यू आ गया और ये आपके पास वी और ये आपके पास न्यू आ गया, ठीक है। ये तो फ्लैट स्पेसेस में है। लेकिन जब हम आ, आ, उसी वेक्टर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो लिखने का तरीका होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, राइट। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो वो अभी इसने करके वो अभी हम जो है वो करके देखते हैं। तो ये जो हमारे पास क्रिस्टोफर सिंबल्स हैं ये असल में टेक केयर करेंगे कि स्पेस किस किस नेचर की है। अगर फ्लैट होगी तो पूरा पूरा ज़ीरो हो जाएगा, फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं है आप ए से, क्योंकि आप हमने पहले भी देखा था वेक्टर को कहीं भी ले जाइए वेक्टर चेंज नहीं होता, कंपोनेंट वगैरह उसके चेंज होते हैं और वेक्टर को चेंज कैसे होंगे वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, अब हमें ये मालूम है कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट वो कुछ इस तरीके की कि एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, आर यह वो इसके बराबर है और थीटा जो है वो उसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो हम जो रेडियल जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे रिलेशन देख सकते हैं वो आप जानते हैं कि रेडियल कंपोनेंट लिखा जा सकता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इस तरह के पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स वी एक्स प्लस पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई वी वाई। और इसको अगर आप कैलकुलेट करें इन चीज़ों को पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स एंड पार्शियल आर बाय पार्शियल वाई तो आपके पास कॉस थीटा वी एक्स प्लस साइन थीटा वी वाई होगा। तो ये काफ़ी आसान है, कोई इतना आई मीन मुश्किल नहीं है कि आप ये कहें कि ये कैसे आ रहा है। तो देखिए, आर की डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, आर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जब हम पार्शियल आर बाय पार्शियल एक्स करेंगे तो ये क्या होगा, इस वाले इक्वेशन को मैं उठा रहा हूँ तो 1/2, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या आ रहा होगा, ऊपर 2x आ रहा होगा मेरे पास, ठीक है। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि जब हम उस पर हमें डेरिवेटिव लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x ओवर
एक्स ओवर, और इस चीज़ को मैं आर लिख सकता हूँ, तो एक्स ओवर आर होगा। ठीक है। अच्छा, ओके, ओके। और एक्स ओवर आर क्या चीज़ है? अगर मैं इस इक्वेशन को उठाऊँ तो एक्स ओवर आर इज नथिंग बट कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ से आ गया। ठीक है। इसी तरीके से जब हम पार्शल आर बाय पार्शल वाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा। राइट। ओके। नाउ जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ये जो सेकंड टर्म है पार्शल थीटा बाय पार्शल एक्स, ये भी इसके बराबर हो सकता है। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना पड़ेगा कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। ठीक है, इसको ज़रा सा सही तरीके से लिखते हैं तो ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई ओवर एक्स हो गया। ठीक है। करना आपको क्या है, आपको करना है पार्शल थीटा बाय पार्शल एक्स करना है। ठीक है। तो इसको भी करना तो इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि देखिए, अ, ये आप लोग खुद से कर लेंगे या मैं करूँ? देखिए, इसको करना इतना मुश्किल नहीं है कि ये आपको इसके अंदर ज़रा से कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। तो फिर मैं करके दिखा देता हूँ कि इसके जो हम अगर डेरिवेटिव लें, ये पार्शल थीटा बाय पार्शल एक्स, तो आप लें तो वन कैन राइट इट लाइक वन कॉस बाय थीटा partial theta over partial x, right? And partial by partial x over y over x. ये कैलकुलस की किताबों में जाके आप देख लीजिएगा कि हम इस सिचुएशन में डेरिवेटिव्स किस तरीके से लेते हैं। ठीक है। ओके, सो ये वन ओवर कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो लिखा जा सकता है बेसिकली आर स्क्वायर ओवर एक्स के। और ये पार्शल थीटा बाय पार्शल एक्स इधर आ गया। और यहाँ पर क्या होगा, ये जब इसके साथ जाके लगेगा तो ये माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर देगा हमें। ठीक है। एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पे यहाँ आर स्क्वायर पार्शल थीटा ओवर पार्शल एक्स बचेगा। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास वाई ओवर एक्स बचेगा। ठीक है। और वाई ओवर एक्स हम जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि कैसे लिखेंगे इसको। ओके, हम ऐसे लिखते हैं कि ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर पार्शल थीटा बाय पार्शल एक्स। और वाई की जगह पर मैं आर साइन थीटा लिख देता हूँ। यहाँ माइनस साइन है, यानी मत भूलिएगा, नीचे एक्स है। ठीक है। ओके। अब क्या होगा कि एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, हाँ, क्योंकि ये मैंने सॉरी ये भूल गया था, तो एक्स तो कैंसिल हो गया। एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो एक आर से एक आर चला गया, तो पार्शल थीटा ओवर पार्शल एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस साइन थीटा ओवर आर आ गया, क्योंकि ये एक आर जो बच गया तो वो नीचे आ गया। ठीक है। तो ये इस तरीके से पार्शल थीटा बाय पार्शल एक्स जो है बराबर है माइनस साइन थीटा ओवर आर के, देते हमने यहाँ पे लिख दिया। और सिमिलर कैलकुलेशन जो होगी वो फिर पार्शल थीटा बाय पार्शल वाई के लिए आपसे होगी। ठीक है। वही काम आपको यहाँ करना है। तो फर्क ये बचेगा कि क्या नाम है, यहाँ पर पार्शल थीटा बाय पार्शल एक्स की बजाय पार्शल वाई आ जाएगा। और फिर यहाँ जो हम डेरिवेटिव ले रहे होंगे वो पार्शल बाय पार्शल एक्स की बजाय वो पार्शल बाय पार्शल वाई का होगा। तो वो फिर आई मीन उसके लिहाज से हमें जो है उस चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली यू विल गेट cos थीटा बाय आर। अब ज़रा ये देखिए कि जो जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेड कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे। जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं फ्रॉम फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है। तो जो नए वेक्टर है, या ये समझ लीजिए कि ये एक वी है और ये वो वी है जिसको कि हमने
पैरेलल ट्रांसपोर्ट कराया तो ये इसके वो कंपोनेंट हैं जो कि पैरेलल ट्रांसपोर्ट होने के बाद कंपोनेंट आएंगे। तो ये वी आर पैरेलल दरअसल क्या है कि थीटा प्लस डी थीटा हो गया, ठीक है ना। क्योंकि जो एंगल यहाँ पे था इस वेक्टर का, वो उसके मुकाबले में वो वाला जो है एंगल चेंज हुआ है, यानी कि बहुत ही स्मॉल चेंजेस हैं, बट इट इज देयर। तो कॉस थीटा प्लस डी थीटा हो गया, इनकी एक्शन साइन साइन थीटा प्लस डी थीटा, ठीक है। और फिर आप इसको आप अगर एक्सपेंड कर दें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, और अगर आप साइन थीटा वाले टर्म्स को आप अगर एक्सपेंड कर दें तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक। जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो आपने जो है वो छोड़ दिए हैं, बेसिकली टेलर एक्सपेंशन में आप गौर करें तो, ठीक है। तो वो उसने यहाँ पे करके दिखाया, ये बेसिकली टेलर एक्सपेंशन भी हैं, राइट। तो ये कॉस थीटा के भी हो गए, साइन थीटा के भी हो गए। और इनको देखते हुए ये जो हमारे पास इक्वेशन थी बेस एंड बेस, इनको देखते हुए हमने ये वाली ये जो इक्वेशन हैं, सॉरी, ये इसकी तो आसान थी, ये हमने ये लिख दी है। और ये वो जो हमने वी थीटा की जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हुए हमने सिर्फ जो हम अ, जो वी थीटा का ये जो होगा, आई मीन पैरेलल कंपोनेंट होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि साइन थीटा प्लस डी थीटा कर देंगे और कॉस थीटा प्लस डी थीटा कर देंगे, जो हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह आर प्लस डी आर हो जाएगा, राइट। तो हमें इसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, वो उसमें सारा जो है वो करके दिखा दिया है। और करने के बाद हमारे पास वी पैरेलल जो है इनके वी थीटा का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कुछ इस तरीके से होके आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, राइट। तो ये हमें पता चला कि जो हम ट्रांसफॉर्म कराएंगे वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसकी जो वी आर पैरेलल कंपोनेंट होगा वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, राइट। और जो इसका वी थीटा पैरेलल कंपोनेंट होगा वो इस तरीके से ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कोई क्रॉस चेक करने का क्या तरीका होना चाहिए कि ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये सही भी हैं या नहीं है, ठीक है। तो उसको हम चेक करेंगे। अभी ये चीज़ें हमारे पास एक मिनट ही रह गए हैं, तो ये ज़रा सा जो है फिर हम अगले सेशन में इसको जो टेकअप करते हैं, ताकि हम उसको प्रॉपरली जो है वो देख सकें। अब तक जो हमने डिस्कस किया है इसमें अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे बताइए।